हेलो एवरीवन, आप सबका टीचर्स एकेडमी पे स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। और जो लोग इस वीडियो को यूजीसी नेट एकेडमी पे देख रहे होंगे उन सबका भी स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है अपनी वो क्वेश्चन के लिए फिर से है, जिसपे हम लोग क्या करें यूजीसी नेट जेआरएफ 2023-24 के लिए, और इसमें प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। और जो पार्ट अभी चल रहा है ये है किसका, एनवायरमेंट का पार्ट। और जो पार्ट अभी देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है, जिसमें आज की जो लेक्चर संख्या है वो है 15 नंबर का। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हो सबको गुड मॉर्निंग। और आज मैं थोड़ा लेट था, कुछ वर्क था, उस सब के लिए आप लोगों ने वेट किया, उसके लिए सॉरी। और जानते ही हैं कि कभी कभी वर्क ऐसे पड़ ही जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं बिजी होना पड़ता है। ओके, हाँ, इतना देर इसलिए हुआ कि कुछ काम था। ठीक है, सारी चीज मैं शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, तो फिलहाल आप लोग तो वेट किए, उसके लिए धन्यवाद। आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग जितने लोग भी अभी जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। तो ये हैं अभी, जैसे चारू जी हैं, जयश्री हैं, वर्तिका हैं, सब लोग को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में याद रखिएगा जो नंबर है वो कौन सा चल रहा है, 15 नंबर का चल रहा है। 14 नंबर तक पूरे करवा दिए हैं। और जो चल रही क्लास ये 2022 का पेपर सॉल्व हो रहा है, 2023 का भी वेट करिएगा आप लोग, वो भी चलेगा। ठीक है, चले तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहां से, विंड फार्म्स आर, पवन फार्म क्या कहलाते हैं? प्लेसेस वेयर विंड्स ब्लो एट स्पीड ऑफ मोर देन 5 मीटर पर सेकेंड, वह स्थान जहां पर पवन 5 मीटर पर सेकेंड की गति से अधिक पर प्रवाहित होते हैं। दूसरा है, पोटेंशियल प्लेसेस ऑफ विंड एनर्जी जनरेशन एंड पवन ऊर्जा उत्पादन के संभाव्य स्थल होते हैं, या वह स्थान जहां पर पवन उत्तम कृषि कार्यों में सहायक होते हैं, या विद्युत उत्पादन के लिए पवन जनरेटरों का उत्पादनकर्ता का बृहद स्तर संकेंद्रण होता है। देखो इसके आगे पीछे तो ऑप्शन तो नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। ठीक, इसी में से बताना है कौन सा होगा। ठीक, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा आप लोग। इतना तो आप लोग को देख के पता चल रहा होगा। ठीक है, जो लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मोस्ट वेलकम है। जो इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहा होगा उसका भी मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चंस करवाए जा रहे। अभी एनवायरमेंट के आईसीटी का पार्ट हुआ है, कुछ पार्ट अगर आप देखोगे तो अदर जो टॉपिक्स हैं आप में 10 यूनिट उसके भी हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में। ठीक है, चलें जल्दी से बताइए आप सब। फर्स्ट का डी आंसर आ रहा है मेरे पास, देखें बिल्कुल सही। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं यहां देखें, हम क्या कहते हैं, विंड फार्म्स की बात करते हैं। हम कह रहे हैं यहां से कि विद्युत उत्पादन के लिए पवन जनरेटरों उत्पादनकर्ता का बृहद स्तर पर संकेंद्रण, मतलब एक क्या किया जाए, एक पूरी फील्ड बनाई जाए और इस फील्ड पे यहां पे पंखे लगाए जाए, यहां पंखियां लगाए जाए, यहां मतलब पवन ऊर्जा के लिए जो पवन पंखे बनते हैं, जो पवनों से चलते हैं, इसको अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, विंड फार्म्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब होता क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो वर्किंग अगर देखा जाए तो होता क्या है, अगर हम देखें कि यहां पे पंखा लगा होगा इस टाइप से, तो इधर साइड अंदर साइड देखेंगे तो यहां पे बाहर इससे शाफ्ट गया होता है और यहां जनरेटर क्या होता है, घूम रहा होता है। जैसे शादी ब्याह में आपने देखा होगा उसमें जनरेटर कैसे घुमाते हैं ना, तो ऑयल डला होता है और उसको हाथ से जनरेटर घुमा करके हटा लेते हैं तो अपने आप घूमना कॉइल स्टार्ट करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो यहां पे कुल मिला के वो तेल की जगह घुमाने वाला सब्सटेंस कौन है, वो है पवन ऊर्जा। ये घूमता है और इससे फिर क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक, अब आपके लिए क्वेश्चन है करंट अफेयर के लिए, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। भारत में आपको ढूंढना है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है या कौन सी राज्य है जहां पर पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पादित करी जाती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, अगर दक्षिण भारत में है वो स्टेट, तो उत्तर भारत में कौन सा है? क्या भारत के जो गुजरात है वहां लगाए जा सकते हैं कच्छ वाले एरिया में, कि राजस्थान के जो रेगिस्तान है वहां लगाए जा सकते हैं? एक बार इस पे सोचिएगा आप सब, फिर मुझे आप लोग कल जवाब दीजिएगा या अभी कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, चलो आप यहां से बताइए आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहां से है दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक तरफ है कि यहां पे लिस्ट दिया हुआ है, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट दिया हुआ है, इसको मैच करवानी है। एक तरफ प्रदूषक है, स्रोत है, मल जल है, यहां से कृषि उर्वरक है, भू अपर्दन है, और एक तरफ ऊर्जा संयंत्र है। इनकी ये है और इनकी वजह से यहां पे देखिए श्रेणी किसमें आएगा, तापीय प्रदूषण में, अवसाद में, या ऑक्सीजन मांग वाले अपशिष्ट में, या पादप पोषक तत्व में। यहां से बताना है कौन सा होगा।
ठीक है, यहां से बता रहे हैं, दीक्षा बता रही है कि यहां से बरेली यूपी और स्टेट अलग है तमिलनाडु। अब यहां से पलक मौर्य बता रही राजस्थान और उन्हें तमिलनाडु भी बताया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चारू जी कह रही गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ठीक है, तो ठीक है, ऑब्वियस है। तो राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान है। एक बार गुजरात के बारे में भी सोचिएगा, गुजरात में अगर लगाया जाए तो कहां लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा आप लोग क्या करिएगा, इस पे भी आप लोग जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करा करिए तो उस पर एक बार उत्तर भारत में भी सोच के रखिएगा, और अगर देखिएगा तो उसको अपने करंट अफेयर में तैयार करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चले यहां से आंसर बताइए जल्दी से आप लोग, जल्दी से आप लोग यहां से आंसर बताइए आप सब। देखिए यहां से आंसर मैच करवाने के लिए है, तो इस पे मैं ऑप्शन देना भूल गया, ये है। ठीक है, ऑप्शन ये है, आप एक बार देख लें। अब यहां से फिर अगले पेज पे दे दिया है, तो आंसर आते हैं। यहां से आंसर जो है डियर स्टूडेंट्स वो है ये। ठीक है, बी वाला। ठीक, क्या है यहां से देखिए, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। क्या है देखते हैं। अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग सबसे पहले पॉल्यूशन सोर्स, अगर प्रदूषक के स्रोत की बात किया जाए तो क्या है, मल जल की बात किया जाए। ठीक है, मल जल की अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें देखें आप लोग कौन सा है, यहाँ पे थर्ड वाला है, तो मल जल क्यों, यहां से अगर हम मल जल की बात करते हैं, यहां से ऑक्सीजन मांग वाले अपशिष्ट। अब ये क्या है कि यहां से इससे ही मैच क्यों किया होगा, यहां मैच इसलिए कर रहा है कि अगर जैसे चाहे मल जल की बात करें, जो टाउन एरिया से हम लोग के यहां से वेस्टेज जाते हैं नदियों में, या अगर बात किया जाए कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ भी क्या होते हैं नदियों झीलों में अगर मिल रहे थे, ध्यान सुनिएगा, तो इसमें क्या होता है, ये होते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे फूड, खाना सड़ता गलता है जब आप उसमें नॉर्मल छोड़ दीजिए, लेकिन अगर उसमें पानी में भी डाल दिया जाए, ठीक है, शुद्ध पानी नहीं, जो झील और तालाब वाले हैं उसमें भी डाले जाए तो वो धीरे धीरे करके सड़ गल जाएगा। ठीक, तो उसमें क्या होते हैं, शैवाल्स होते हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, इन पानी की बात करें तो यहां क्या अवेलेबल है, शैवाल अवेलेबल है। शैवाल अगर अवेलेबल होगा, इन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ेगा तो बीओडी क्या करेगा, बीओडी की मांग एक होती है और एक होता है सीओडी की मांग करेगा। सीओडी, तो ये क्या करेगा, बाहर सब्सटेंस आया हुआ है तो सीओडी की मांग कर देगा। सीओडी क्या होता है केमिकली, ये क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड होगा, तो ये ऑक्सीजन मांग करने वाले अपशिष्ट हो जाएंगे। यही अगर हम बी नंबर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स, किसी उर्वरक की अगर बात किया जाए, अब कृषि उर्वरक को आप देख सकते हो, यहां से क्या कह रहा है, बी का फोर्थ वाला। बी का फोर्थ वाला ही क्यों होगा, यहां से अगर देखें इस वाले में पादप पोषक तत्व होते हैं, तो ये क्या है, फर्टिलाइजर्स है। अब पादप पोषक तत्व के रूप में हमने क्या किया, उसे पेड़ पौधों को दिया, पेड़ पौधों ने लिया तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमने इतने केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का, जैसे अगर देखें तो एमपी में ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी है। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया, कोई मानक हमारे पास तय नहीं होता है कि हमारे पेड़ पौधों कितना देना है, बस गए उठा लाए और छींट दिया। कितना अमाउंट देना है, कैसे देना वो पता नहीं है। पता चला सिंचाई कर दी, सिंचाई के साथ वो पानी के साथ कहां चला, भूमिगत जल में चला गया, या वर्षा हुई तो बह करके कहां चला गया, नदियों तालाबों झीलों में चला जाता है। ये क्या होगा, यहां से पादप पोषक तत्व होते हैं, ये वाला, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। यहां से लैंड इरोजन, जो भू अपर्दन होती है, और एक पावर प्लांट जो ऊर्जा संयंत्र होते हैं। ऊर्जा संयंत्र की बात किया जाए तो क्या होता है, अगर कोयला से आप जला रहे होते हो तो यहाँ पे थर्मल पावर पोल्यूशन बनते हैं, और अगर यहीं पे जो अगर भूमि का अपर्दन ऊपर से हो जाता है तो क्या होगा, अवसाद तलछट, मतलब ये ऊपर की भूमि जा करके जो नदी होती है, नदी के तली पे क्या होती है, बैठ जाती है, और नदी क्या होती है, छिछली हो जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्यों ऑप्शन हमारे पास ये लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित में जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक साक्ष्य कौन से हैं। ठीक है, अत्यधिक साक्ष्य इसमें बतानी है। यहां से है अलास्का, पश्चिमी कनाडा और पूर्वी रूस में 50 वर्षों के दौरान औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म हुए हैं। फिर तीसरा है माउंट किलिमंजारो पर्वत के प्रसिद्ध हिमशिखर 85% समाप्त हो गए हैं। डी है पिछली शताब्दी के दौरान औसत वार्षिक वैश्विक तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा इसमें से होगा। ऑप्शन में है ए बी सी, ए सी डी, पहले आप इसमें चूज कर लीजिए, फिर मैं उस पर आता हूं। करवाना फर्स्ट एक पेज पे था, लेकिन आप इतना बड़ा क्वेश्चन एक पेज पे नहीं आ पाता, आप लोग खुद समझ रहे हैं। ठीक है,
तो जो लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हो उन सबका मोस्ट वेलकम है। बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, और लोग को भी इसको आप क्या करिए, शेयर कर दीजिए। एक ही पेज पर प्रश्न और उत्तर का विकल्प लिखा जाए तो बेहतर होगा। दीक्षा जी बिल्कुल सही बात है। कभी कभी क्या होता है, जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो वो ऑप्शन वहां पे नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप इस क्वेश्चन को देखकर देख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट फिर बहुत छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नहीं आ पाएगा। तो अभी आप इसे देख लीजिए, ऑप्शन मैं यही लिख दूंगा, ठीक है। चलें अब ऑप्शंस में आते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन की बात किया जाए, समझ सकता हूं आप लोग थोड़ी दिक्कत होती होगी, ए बी और सी, ठीक है। क्या है ये, फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो ए बी और सी है। यहां से ए है, बी है और सी है। दूसरे वाले ऑप्शन में अगर आप आओगे तो ये क्या है, ए सी और डी। ये क्या है, ए सी और डी है, ठीक है। जब सी वाले में आएंगे आप लोग, ठीक है, यहां पे आएंगे इस वाले में तो बी सी डी है। ये क्या है, बी सी डी है। फिर इसके बाद देखोगे तो बी सी है, ठीक है। कौन सा है, बी सी, ठीक है, बी सी। ये हुआ सी ऑप्शन और ये हुआ डी ऑप्शन। अब देख के बता दीजिए जल्दी से, थोड़ा सा इस वाले में लेट लगेगा, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से बताइए यहां से कौन सा होना चाहिए। चलिए आंसर पे आते हैं। यहां से क्या होगा, अपना ए सी और डी होगा। अब ए सी डी की होगा, देखो अगर हम बात करते हैं यहां से निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक साक्ष्य, ये हम आप जाकर नहीं ढूंढेंगे। ये कौन ढूंढेगा, साइंटिस्ट या जोग्राफर या सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट से देखा होगा, उसके बाद उस पर रिसर्च किया गया होगा, फिर रिसर्च पेपर बना होगा, न्यूज में निकला होगा, वो विश्व को वितरित किया गया होगा। भारत देश के जोग्राफर भी पढ़े होंगे जो, और इसमें प्रोफेसर भी पढ़े होंगे, उससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है, जो अलास्का क्षेत्र है, अलास्का का पश्चिमी कनाडा और पूर्वी रूस में 50 वर्षों के दौरान औसत तापमान क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान बढ़ा है। अब ये अलास्का नाम की चीज क्या है, अलास्का नाम की चीज आप देखोगे जब अगर हम बात करते हैं अमेरिका, ठीक है, आपने इस तरह से अमेरिका का मैप देखा होगा, ठीक। तो इस वाले पार्ट में अमेरिका के ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, अलास्का का पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, अलास्का, जो कि अमेरिका का पार्ट है। ये पार्ट अगर चले जाओगे तो ये पार्ट, इस वाले पार्ट में की बात करें तो ये क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, कनाडा का पार्ट है, ठीक है। किसका, कनाडा, जिसके लिए अभी पंगा चल रहा है अपने भारत देश में। इधर चले जाएंगे तो ये क्या है, यूएसए वाला पार्ट है। ये पार्ट अगर देखोगे, जो इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें, यहां से ये इस पार्ट में क्या है, बर्फ जमा है। आगे चले जाएंगे तो इधर क्या होगा, रूस का भी पार्ट आएगा, ठीक है, साइबेरिया। तो इन पार्ट की अगर बात की जाए तो इस सब का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक लगभग बढ़ा हुआ है। तो कैसे पता चला होगा, तो यहां पे जो बर्फ जमा है वो बर्फ क्या हो गई होगी, पिघली है, ठीक है, पिघली है। तो इस पे रिसर्च ऑर्गेनाइज किया गया तो पता चला कि यहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है, ठीक है। कब से, यहां देखा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस तक अलास्का, पश्चिमी कनाडा, पूर्वी में 50 वर्षों में क्या हुए हैं, 4 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की बात कर रहा है, औसत तापमान इतना बढ़ गया है। दूसरा है, यहां से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। ये तो फिलहाल गर्म ही तो रहते ही हैं, ठीक है, गर्म ऑब्वियस हमेशा रहा है, ठीक है। ये एक कारण हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, समय के साथ साल दर साल कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो इसको देखकर हम यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के बारे में उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे, यहां समझिएगा। फिर यहां पे आते सी, यहां से अगर देखें वर्ष 1915 से लेकर के माउंट किलिमंजारो पर्वत के प्रसिद्ध हिम शिखर 85% तक समाप्त हो गए हैं। अगर हम क्या करें, अफ्रीका में चले जाएं, ठीक है, अफ्रीका में चले जाएं, अफ्रीका में अगर इधर साइड चले जाएं, माउंट किलिमंजारो का जो बर्फ है वो लगभग 85% तक पिघला हुआ है। ये साइंटिस्ट ने बताया या सैटेलाइट से देखा होगा। फिर अगर देखा जाए यहां से इस पार्ट में पिछली शताब्दी के दौरान औसत वैश्विक तापमान की औसत की बात कर रहा है, तो औसत वैश्विक तापमान क्या हुआ है, 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको आपको कहीं नोट कर लेना चाहिए, ठीक है, ये कहीं नोट कर लेना चाहिए। ये रिसर्च का पेपर है, ये कहां से आया होगा, करंट का पेपर, करंट से आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो, नीचे दिया गया है, नीचे कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, ठीक है। कहां से स्टार्ट है यार, ये है ए। जो टाइपिस्ट है ना उसने ठीक से टाइप नहीं किया है, बस आप वेट करिए, मैं आज बताता हूं उसको। अनेकों मानवीय गतिविधियां बाढ़ की प्रचंड और बारंबार दोनों में वृद्धि करती है। रीजन उसका क्या है, तैयार की गई सड़कें और पार्किंग भूखंड मृदा में
जल जल अंतः स्पंदन, ये स्पंदन होगा, अंतः स्पंदन को बढ़ाते हैं और धाराओं और झीलों में बहाव की दर को धीमा करते हैं। इसका जो एब्सर्शन है, पहला कथन क्या कह रहा है कि मानवीय जो कारक है, मानवीय का गतिविधियां बाढ़ की प्रचंड और बारंबार दोनों में वृद्धि करती हैं। दूसरा इसका क्या है, इसका कारण क्या है, तैयार की गई सड़कें और पार्किंग भूखंड मृदा में जल अंतः स्पंदन को बढ़ाते हैं और धाराओं और झीलों में बहाव की दर को धीमा करते हैं। अब आप लोग बताओ क्या होगा। ठीक है, तो जो लोग अभी जुड़ रहे हो सबको गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आप लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करिए और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट होइए, जो लोग हैं उसमें जवाब दीजिए। पढ़ाई वाली बात करिए आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी अदर चीज के लिए कमेंट प्लीज मत करिए, और लोग को डिस्टर्ब होता होगा। ए सही है, आर गलत है। ओके, देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं, देखिए समझे, जब हम बात करते हैं यहां से अब्जर्प्शन की, पहले वाले में अनेकों मानवीय गतिविधियां बाढ़ के प्रचंड और बारंबार दोनों में वृद्धि करती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो नदी अपने रास्ते पर बहती है, नदी को पता है नदी पहले भी बहती रही होगी, बाढ़ पहले भी आती रही होगी, तो नदियों का एक क्षेत्र क्या होता है, निश्चित होता है कि अपने इतने क्षेत्र में क्या करेगी, इतना प्रवाहित होगी। लेकिन मानव ने क्या किया, मानव यहाँ तटबंध बांधे, यहाँ पे तटबंध बांध दिए, अब इसको और इसका एरिया छोटा करते गए और यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में ही जाकर क्या कर दिया, उसने घर बना लिया। तो बाढ़ आनी शुरू हो गई, तो यहाँ पे जानमाल की हानि होनी शुरू हो गई, तो बाढ़ बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ, हमने क्या किया, नदियों का रास्ता रोका, बांध बना लिया, बांध बनाया तो ये क्या हुआ, एरिया इनका नदियों का बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाढ़ आएगा। जब हम बांध बनाएंगे, नदी में जो मिट्टी आएगी भरेगी, वो छिछली हो जाएगी, छिछली हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाए, पानी क्या होगा, दूर तक फैलेगा। ये सही है। दूसरा यहां से आते हैं इसका कारण में, तैयार की गई सड़कें और पार्किंग भूखंड मृदा में जल अंतः जल स्पंदन को बढ़ाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये घटाते हैं। अंतः जल स्पंदन क्या होता है वो समझिए। अंतः जल स्पंदन की अगर हम बात करें, जैसे ये क्या है, ये अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी के ऊपर की अगर हम बात करें, यहां आपने पानी डाल रखा है, तो अब क्या होगा, ये पानी जो है, ये जल जो है वो क्या होगा, अंदर सोख के जाएगा, अंदर क्या होगा, ड्रॉप के फॉर्म में जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है अंतः स्पंदन कहलाती है। लेकिन कब, जब ये क्या है, मृदा है। अब आप क्या करोगे, इसको सीमेंटेड कर दो। इसको अगर आप सीमेंटेड कर दोगे तो अब इसके ऊपर अगर पानी होगा, सीमेंटेड के ऊपर पानी होगा, तो वो रिस्क करके अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर स्पंदन क्रिया होगी नहीं। तो अगर हम सड़कें बनाते जाएंगे, पार्किंग बनाते जाएंगे, वो भी पक्की ईंटों से या सीमेंट से, तो ये अंतः स्पंदन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो ए सही है, आर क्या है, गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ए सही क्या हो जाता है, ए सही है, पर आर क्या है, गलत हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अंतरराष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में हानि और क्षति क्या करती, हानि और क्षति निधि कारक लॉस एंड डैमेज फंडिंग पर निम्नलिखित में से किसमें सहमत हुआ था। ठीक है, मतलब इसकी अगर बात किया जाए तो यहां से एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन का एक बैठक हुई थी, जिसको हम बोलते हैं कॉप के नाम से। तो के संदर्भ में, परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में हानि और क्षति, हानि होगी तो उसकी क्षति भी देनी पड़ेगी, इस पे लॉस एंड डैमेज की फंडिंग करनी पड़ेगी। वो किस में हुआ था, कॉप 25 में, कॉप 26 में, कॉप 2 में, कॉप 27 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी किसका है, करंट का क्वेश्चन है। बताइए आप सब जल्दी से, 10 मिनट। कॉप 27 मेरे पास एक आंसर आया है, शिवानगी जी बता रही है कॉप 27। जो बाकी लोग दे रहे हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर नहीं रहता है तो इससे मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि अदर आंसर भी होते हैं। कॉप 27, कॉप 27, कॉप 27, वेरी गुड। देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें आप लोग के लिए एक होमवर्क होगा, आज आप लोग होमवर्क करना है। इसको होमवर्क ये है कि यहां से दो चीजें हैं, इन सब के बारे में पढ़ जाना।
कॉप 25 के बारे में, कॉप 26 और कॉप 27 है क्या, समझिए। होमवर्क के ग्रुप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कॉप 26 की, यहाँ पे बात करते हैं कॉप 27 की, ठीक है। कॉप 27 की बात किया जाए, कॉप 26 की बात करते, ये हुआ था ग्लासगो में। कहा हुआ था? ग्लासगो। अब ये सब तो हम बात करें कॉप की, कॉप का सम्मेलन अलग अलग संस्थाओं का हर साल होता है, लेकिन ये किसकी संस्थाओं की बात कर रहा है? ये जो संस्थाएं हैं वो है UNFCCC। इस संस्था की क्या कर रहा है? इस संस्था का क्या हो रहा है? हर साल बैठक हो रहा है। तो 26वां जो होता है ये होता है ग्लासगो सम्मेलन। और ग्लासगो सम्मेलन में ही भारत ने क्या किया था? भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में पंचामृत क्या लिया था? पंचामृत का संकल्पना ली थी, मतलब 5 इसमें से संकल्पनाएं ली थी। वो संकल्पनाएं क्या है? एक बार गूगल करके सर्च कर लेना, आप लोग अपने लिए नोट कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। पहला बात। फिर इसके बाद आया था नेट जीरो कार्बन एमिशन। नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात आई थी, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क होगा। नेट जीरो कार्बन एमिशन में 2 संकल्पनाएं हैं, एक भारत के लिए है और एक विश्व के लिए है। तो विश्व के लिए क्या टारगेट है, भारत के लिए क्या टारगेट है? तो विश्व के लिए भारत के लिए मैं बता दे रहा हूं 2070 है। तो विश्व के लिए क्या है, ये आपका होमवर्क है, ढूंढेंगे, ठीक है। फिर आइए, जब हम बात करते हैं कॉप 27 की, ये मिस्र में हुआ था। कहां पे? मिस्र में हुआ है। अब कॉप 27 में अब जितने भी देश हैं, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, ये गरीब देश की बात ही नहीं कर रहे हैं। विकसित देशों को बार बार ही कहा गया, कब से? सन 1972 से, फिर 1992 में बार बार कहा गया कि इन सब जो प्रॉब्लम जलवायु की हो रही है उसके जिम्मेदार आप हैं, और आपने इसका क्षरण किया है, इसका पैसा भी आप ही पे करेंगे, ठीक है। लॉस एंड डैमेज। तब से लोग बात नहीं मानते आ रहे थे, लेकिन यहां पे भारत सरकार की कह लीजिए उपलब्धि कह लीजिए, तो यहां पे भारत सरकार ने भी इसमें इनिशिएट किया कि अगर इसको मानने में क्या प्रॉब्लम है, हमें $1 बिलियन चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, मनाते मनाते कब? मिस्र वाले में, कॉप 27 वाले में ये मान गए देश, ठीक है, जितने भी यहाँ पे डेवलप कंट्रियां हैं। लॉस एंड डैमेज, तो उन्होंने क्या किया, पैसा बोला हर साल हम रिलीज करेंगे, आप इन पैसों का उपयोग करके जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उन पे जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पड़ रहे हैं उनकी फंडिंग करिए, ठीक है। जैसे नई नई तकनीकी है, एनर्जी के सोर्सेस हैं, उनको बनाने के लिए आप क्या करिए, उनका हेल्प करिए। हाँ, यूनाइटेड, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस वाले में ऑप्शन इसी पे है, ठीक है। यहां से पढ़िए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही बात है, UNFCCC का फुल फॉर्म है। और यहां से पलक मौर्य ने बताया है कि 2050 तक, बिल्कुल सही है, 2050 तक जो है, जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है वो रखा गया है। अब पंचामृत वाला पार्ट आप लोग ढूंढ लीजिएगा, फिर ढूंढ के बताइएगा। यहां से आइए, संदूषित जलाशयों के कारण जैव आवर्धन का सही अनुक्रम कौन सा हो सकता है? यहां पे व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस बायोमैग्निफिकेशन ड्यू टू कंटिमेंटेड वाटर बॉडी, ह्यूमन मानव या प्राणी प्लवक, जो प्लैंक्टन्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या मछली होती है? इसमें बताना है कौन सा होगा। अब कुछ लोग के क्वेश्चन शायद ना समझ में आए, हाँ इसमें से बताइए जल्दी से। संदूषित जलाशयों के कारण जैव आवर्धन का सही अनुक्रम। जैव आवर्धन का मतलब यह हुआ कि जो कार्बनिक पदार्थ है उसको सड़ाने गलाने की क्षमता, उसको पचाने की क्षमता निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन से, फिर कम कौन सी होगी, उसकी तरफ जाना है, ठीक है। 2070 भारत के लिए, चारू वाजपेयी जी, 2070 भारत के लिए है। मैंने विश्व का पूछा है आपसे, ठीक है, विश्व का। 5 में कौन सा आंसर है? 5 में नहीं बताया क्या? ये है ना 27 वाला, ये वाला है, ये है आंसर। 5 में डी वाला आंसर है। यहां से बताइए सब आप लोग। चलिए आते हैं, यहां देखते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो एक है
जो प्लैंकटन है, प्राणी प्लवक है, एक है बैक्टीरिया। ठीक, दोनों की अगर हम कंपेयर करें तो जो बैक्टीरिया है सबसे पहले क्या करेगा, उसे उस पर जैसे आप खाना रख दीजिए, आप खाना रखिए तो खाना सबसे पहले क्या होगा, महकना स्टार्ट करता है। महके क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होगा, यहां से इसकी, फिर इसके बाद इससे जो आंखों से ना दिखाई देने वाला जू प्लैंकटन, ये आंखों से दिखते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, ये समुद्र में मिलते हैं। ठीक है, समुद्र में जू प्लैंकटन होते हैं। ठीक है, ये भी क्या करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कंपेयर करो तो कौन होगा, अब उनसे छोटा कौन हो जाएगा, यहां से फिशेस होती है। फिर इसके बाद कौन लास्ट में आएगा, मानव आएगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, सी है, बी है, डी है और ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जल शोधन की वातन प्रविधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे हटाने के लिए किया जाता है। यहां से है चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण, अस्थिर कार्बनिक यौगिक VOC, कठोरता धातु। यहां से मैंने कई बार ये जो वर्ड है वातन आ चुका है। वाटर ट्रीटमेंट यूज फॉर द रिमूवल ऑफ, ठीक है, ये है एरिएशन। एरिएशन का मतलब हवा के संपर्क में जो वाटर बॉडी इसका आना, ठीक है, वातन वही कहलाता है। अब इसमें से किसको हटाओगे, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए आप लोग 7th का। देखिए, मैंने आप सबको बताया है कि जैसे वाटर है, कल भी शायद मैंने सैटरडे क्लास ली थी, जैसे ये वाटर है आपको दिख रहा होगा, इसमें पानी है और इसमें अगर मान लीजिए पेट्रोल की अगर हम बात करें, माने मिला दिया, इसमें सेक कर दें। अब ये क्या करिए, आप ढक्कन खोलेंगे ना तो पेट्रोल हल्का है और इसको हटा दें और पंखा चला दें, हवा के संपर्क में ज्यादा आएगा तो जो पेट्रोल होगा वो धीरे धीरे करके क्या होगा, उड़ जाएगा। ठीक, तो ये पानी क्या होगा, शुद्ध बच जाएगा फिर से। ठीक है, आप कहेंगे सर पीने लायक बच्चा, हाँ महक रह जाएगी, थोड़ी सी महक रह जाएगी, लेकिन आप पियो को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, वातन विधि से हटाते हैं। ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे झील में अगर फैल गया तो इसकी अगर हम बात करें, तालाब में फैल गया तब। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर में अगर ये किसी तरीके से पहुंच गए, झील में पहुंच गए, तो किसमें तेजी से प्रक्रिया होगी, किसमें तेजी से ये उड़ेंगे। तो यहां पे तो ये हवा के संपर्क में झील वाला पानी आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो जल होगा ये तो हवा के संपर्क में आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जमीन के भाग है। तो दोनों में अगर हम रेट की बात करें, किसमें तेजी से वाष्पित होगा, तो इसमें तेजी से होगा और इसमें क्या होगा, बहुत मंद होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि वातन प्रक्रिया से अगर वातित करवाया जाए VOC पार्टिकल को, सबसे तेज किसमें होगा, सबसे तेज कहां होगा, खुले जल में। और ये क्या है, ये सब क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है, इसमें क्या होगा, बहुत धीमी प्रोसेस होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यहां से कथन एक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक को एक दिए गए दिन की वायु गुणवत्ता के समग्र मूल्यांकन के बारे में जनता को विवरण बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कि वायु गुणवत्ता, भाई हमने क्या किया, जनता को क्या किया, एक दिए गए दिन की वायु गुणवत्ता के समग्र मतलब पूरी तरह से जितनी गैस है उनके बारे में जनता को बताया जाए, वो कहलाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, वायु गुणवत्ता सूचकांक उस एकज संख्या में मापदंड संबंधी किन्हीं दो प्रदूषकों की वायु गुणवत्ता के डेटा को लेता है, को संकलित करता है और नगरीय क्षेत्र की वायु गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक नगर है, नगर में वायु के हमको प्रदूषण देखना है, तो हमने क्या कर, दो वायु ले लिया, उनका कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, इसमें बतानी है। सर जी हमें डिटेल में पढ़ना है, ऐप में कब से ये पढ़ाई चल रही है। ममता राजपूत जी, यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो, अभी बता देता हूं। तो डिटेल से यहाँ क्लासेस अपनी चल रही, ऑलरेडी 3-4 देखा जाए तो लगभग 8-10 लेक्चर्स हो चुके हैं 2 सब्जेक्ट के। ठीक है, आप ले लीजिए, अभी बाकी सब्जेक्ट नहीं चले हैं। मैं थोड़ा डिटेल आपको बता देता हूं। यहां पर जो स्टूडेंट्स डिटेल से पढ़ना चाहते हो, मैं बता दे रहा हूं, यहां पे जो कोर्स है वो 999 रुपीज का चल रहा है। ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस, इसमें 2 लेक्चर अभी चल रहा है। एक लेक्चर चल रहा है आपका इन्फी मैम का
इन्फी मैम का कंप्यूटर साइंस वाला आईसीटी वाला पार्ट, मैम ही कम्युनिकेशन पढ़ाएंगी। यहीं पे शिवम सर की भी क्लास चल रही है, बाकी और रिकॉर्डेड लेक्चर होगी। अभी डीआई स्टार्ट नहीं हुआ है, डीआई जल्दी स्टार्ट होगा। मैथ वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट भी सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बाकी जो बच्चा मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां से अभी आप ले सकते हो, 2 क्लासेस अभी अपने यहां कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। चले, अब यहां से आपको बताना है कि क्या हो सकता है। ऑप्शन में आंसर बताइए जल्दी से। देखिए समझे, यहां समझिए, जब हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक को आप देखोगे, इसका अब आप लोग समझना कि कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। जब अब की बार ध्यान देना, जब अक्टूबर के टाइम में जब दिवाली हो जाएगी उसके बाद आप देखना किसी भी न्यूज चैनल को उठा लेना, एटलीस्ट 2 न्यूज चैनल को, 2 न्यूज चैनल को लोगे तो वो क्या बताएगा कि अपने यहां दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा क्या है। डेली का अपडेट आपको देता है कि आज इसमें जो 500 मान ले, 500 मानक माना गया है कि इसमें गैस की मात्रा इतनी होनी चाहिए, संख्याएं होती है कि आज 440 है खतरे के लेवल के पास। फिर कभी कहेगा शुद्ध जब था 220 था, फिर आएगा उसके बाद कहेगा आज 440 है, ठीक है। फिर अगले दिन जब आप जाओगे ना तो अगले दिन का कंपेयर फिर करेगा, तो हर एक दिन आपको ये अपडेट देता रहता है। और किसी दिन और एकदम वर्ष रहेगा तो आप बोलेगा कि आप मास्क लगा के बाहर जाइएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहां आते हैं, यहां बात करें वायु गुणवत्ता सूचकांक उस एक एकज संख्या में मापदंड संबंधी किन्हीं 2 प्रदूषकों की वायु गुणवत्ता के डेटा को समाकलित करता है और जो नगरीय क्षेत्र की वायु गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्टेटमेंट नहीं, ये केवल किसको यहां पे नगरीय क्षेत्र की वायु गुणवत्ता के बारे में केवल नहीं बताता है, ठीक है। ये क्या करेगा, समग्र रूप से बताता है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, अगर बात करें दिल्ली नगर की, तो दिल्ली नगर से दिल्ली अगर इतने पार्ट में अवेलेबल है तो यहां की वायु के बारे में अलग से नहीं, ये क्या करेगा, इनके पूरे एरिया के समग्र रूप से क्या करेगा, समग्र रूप से इनका आकलन करता है, गणना करता है, अब तब जाके डेटा क्या करता है, रिलीज कर देगा। तो यह नगर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रामीण का दोनों का होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, राइट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पहला कथन क्या है, सही, और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये होगा। आगे है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सौर सेल के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं। कार्बनिक सौर सेल, नैनो सौर सेल, तात्विक सौर सेल, प्लास्टिक सौर सेल, आणविक सौर सेल। मॉलिक्यूलर सौर सेल, प्लास्टिक सौर सेल, एलिमेंटल सौर सेल, नैनो पार्टिकल सौर सेल या ऑर्गेनिक सोलर। अब यहां पे देखो ऑप्शन नहीं दे पाया है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी डी। ये क्या है, ए बी सी, दूसरा है ए बी डी, तीसरा है बी सी डी, बी सी डी, चौथा है यहां से सी डी ई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी डी और ई, सी डी ई, यहां से आंसर गई ध्यान से। और ये क्या है, ये क्या है, एक फैक्ट है, ये क्या है, एक फैक्ट है। तो फैक्ट को हमें क्या करना है, अपनी फैक्ट वाली कॉपी में या पेज पे नोट करना है, ठीक है। इसे बताइए जल्दी से। सर गर्मी में तो नहीं देखते, हाँ गर्मी में नहीं दिखते हैं, तो गर्मी में जो हवाएं तेज चलती हैं, गर्मी में हवाएं तेज चलती हैं, और ठंडियों में मौसम स्थिर होता है। जब स्थिर होता है तो हवाएं वहां कलेक्ट होती हैं, बस यही कारण है, ठीक है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ये फैक्ट है, फिर बता दूं मैं आपको, ये आंसर अपना क्या है, यहां से दूसरा है, ठीक। क्या है, ए है, बी है और डी है। कौन कौन से हैं, ए है, बी है और डी है, ठीक है, ए बी और डी। अभी क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सोलर सेल के बारे में पूछा है। सोलर सेल अगर बात किया जाए किससे बने हैं, ये कार्बनिक, कार्बनिक सौर सेल, ये फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। कार्बनिक हो गया,
फिर इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, कार्बनिक है, बस अभी तो 2022 चल रहा है, 2023। चलिए यहां से देखते हैं हम लोग। जब अगर हम बात करें इसकी, तो हमने क्या किया, बड़ा पार्ट बना दिया, कार्बनिक पार्ट है। नैनो मतलब बहुत छोटा कर लिया, इसको हमने क्या किया, बहुत छोटा पार्ट बना दिया, ठीक है, मतलब 10 घाते -9, और इनको छोटा छोटा बना के काफी पार्ट में जोड़ लिया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट आ गया, कौन सा, नैनो वाला पार्ट हो गया। फिर अब दोनों में आइए, एक तत्विक सौर सेल होता है, एक प्लास्टिक सौर सेल, एक आणविक सौर सेल है। आणविक सौर सेल नहीं मिलते हैं, अणु से हम नहीं बना सकते। एक ये प्लास्टिक, अब ये प्लास्टिक वाले सौर सेल में, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ किया क्या जाता है, इस वाले पार्ट में यहां से इसमें ऊपर साइड यहां पे क्या करी गई है, लेयरिंग करी गई है, इसकी यहां पे प्लास्टिक की, इसी होता तो यही है, होता यही है, लेकिन इस पे लेयरिंग कर देते प्लास्टिक की, ताकि अगर इस पे पत्थर मारे जाए ना टूटे, इस पे हथौड़ी मारे ना टूटे, इस पे मौसम का प्रभाव ना पड़े, ठीक है। ये बाकी एलिमेंट यहाँ पे तत्विक ये सब मैटर हमको नहीं मिलते हैं, ठीक है। आगे आंसर क्या करिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल से जब हम लोग पढ़ रहे एनर्जी चैप्टर तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रवाही जल की छोटी नदिकाएं एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और मृदा में कटाव से छोटे जलमार्ग बनाती हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवनलिका अपर्दन, परत अपर्दन, प्राण चैनल अपर्दन, या क्षुद्र सरिता अपर्दन, ठीक है। ये ज्योग्राफी का टर्म है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है, ज्योग्राफी का। चलें बस जल्दी से इस पे ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास चलनी है, कल से फिर मिलेंगे हम लोग। देखो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर ये मिट्टी है या पहाड़ी है, यहां पे क्या होता है, इस टाइप से नदियां क्या है, निकली है, इस टाइप से क्या है, यहां से नदियां निकली है, यहां से नदी निकली है। अब क्या है, छोटी धाराएं, ये आपस में क्या होती, मिलती है, मतलब मान लिया जाए ये आके इस टाइप से मिली, ये क्या करती है, इसको बड़े गड्ढे बनाती है, इस आप समझो, ये क्या करती है, यहां से इस वाले पार्ट में ये, यहां से ये क्या करती, पहले ऊपर ये बड़ा बड़ा गड्ढा बना देती है, ठीक है, बड़े बड़े, ये क्या करती है, इसको और गहरा करती चली जाती है, और यहां से मिट्टी का बहाव करके ये बाहर ले जाती है। तो यहां से ये परत अपर्दन, क्या ये ऊपर का अपर्दन कर रही है, परत अपर्दन। फिर एक आता है प्रांच है चैनल अपर्दन। चैनल अपर्दन का मतलब क्या हुआ, जो नदियां बह रही है अपने किनारे किनारे वो क्या है, पार्ट को बहा है। क्षुद्र सरिता अपर्दन, क्षुद्र सरिता मतलब रील, एक छोटी रील इरोजन की बात किया जाए, रील इरोजन में क्या होता है, एक इसमें नदी आए, क्या गड्ढा बनाए, फिर आगे बढ़े, फिर गड्ढा बनाए, फिर आगे बढ़े, रील अपर्दन में आता है। अब यहां से अगर हम देखें, एक आता है गुली इरोजन, ठीक है, इस टर्म की बात करें तो ये जो मैं समझा रहा हूं, ये किस में आएगा, गुली इरोजन में आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कैसा है, यहां पे ए वाला आंसर होगा, ठीक है। चलें, तो ये है अपना यहां से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियस है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। एक तो ये हुआ। दूसरा, एक अगर आप देखोगे इस वाले पार्ट में, जहां पे मिट्टी क्या होती है, इस तरफ से प्रवाहित, इस पे क्या होती है, ये भी क्या होती है, बह रही होती है, ठीक, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज अपनी ये क्लास थी, और इसके बाद अगर हम देखें तो कल फिर मिलेंगे। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया हो क्लास को। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेम टाइम पे ही 9 बजे से, ओके। जो दिया गया नंबर है, जिनको एडमिशन चाहिए उस पर आप क्या करिए, बात कर लीजिए, ओके। थैंक यू, बाय।